डीवी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। खबरें आज की। नमस्कार, मैं हूं सर्वमित्रा सुरजन। नीतीश कुमार की इफ्तार दावत का मुस्लिम संगठनों ने किया बहिष्कार। नीतीश ने तेजस्वी को न्योता देकर भी चौंकाया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बंगलुरु में 3 दिनों की बैठक का आज आखिरी दिन। दत्तात्रेय होसबोले ने औरंगजेब पर दिया नया बयान। जिन लोगों ने गंगा जमुनी संस्कृति वगैरह कहते हैं, उन्होंने कभी दारा शिकोह को सामने लाने का प्रयत्न किया नहीं। भारत के यहाँ के इथोस के विरुद्ध चले हुए व्यक्ति को उनके नाम से आइकॉन बनाकर चलना है। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास में मिले अधजले नोटों पर मचा हड़कंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एशिया से मिल सकता है बड़ा झटका। खबरें होंगी खेल जगत से और आज की खास रिपोर्ट में पलटेंगे इतिहास के कुछ पन्ने। लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। हेडलाइंस के साथ मैं हूं अतुल सिन्हा। लालू यादव ने शुरू किया चुनावी अभियान। वैशाली और मुजफ्फरपुर में जबरदस्त स्वागत। कहा इस बार बिहार का सीएम बनेगा तेजस्वी। चुनावी वादों को घर घर पहुंचाने की अपील। वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बड़ा ऐलान। देशव्यापी आंदोलन की घोषणा। हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, पंजाब के मलेरकोटला और रांची में होंगी रैलियां। मौसम का बदला मिजाज। उड़ीसा में ओले गिरने से 2 की मौत। 17 राज्यों में बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने कहा इस बार पड़ सकती है जरूरत से ज्यादा गर्मी। अमेरिका में गुजरात के एक व्यक्ति और उसकी बेटी की हत्या। शराब स्टोर खोलते ही आरोपी ने दोनों पर की फायरिंग। 7 साल पहले अमेरिका शिफ्ट हुआ था परिवार। और इजरायली हवाई हमले में हमास के सियासी नेता की मौत, पत्नी की भी गई जान। 17 महीनों में गाजा में 50,000 से ज्यादा मौतें। डीवी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। बिहार में चुनावी साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके साथ साथ गठबंधन एनडीए के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। दरअसल मुस्लिम संगठनों ने खुलकर नीतीश कुमार से अपनी नाराजगी का इजहार कर दिया है। आज रविवार को नीतीश कुमार ने अपने आवास पर दावत इफ्तार का आयोजन किया, जिसका बाकायदा खत लिखकर बहिष्कार करने का ऐलान मुस्लिम संगठनों ने किया है। इसके बाद राज्य में सियासत और गर्म हो गई है। पूरी खबर के साथ हैं अंशिता। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर साल अपने आवास पर इफ्तार का आयोजन करते हैं। इस सिलसिले को बरकरार रखते हुए आज भी नीतीश कुमार ने पटना में अपने आवास पर एक बड़ी दावत इफ्तार का आयोजन किया। लेकिन बिहार के कुछ प्रमुख मुस्लिम धार्मिक संगठनों ने इस इफ्तार का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। इन संगठनों ने नीतीश कुमार को एक पत्र लिखकर बताया है कि वो वक्फ संशोधन बिल 2024 के विरोध में ऐसा कर रहे हैं। पत्र लिखने वाले संगठनों में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत-ए-शरिया, जमीयत उलेमा हिंद, जमीयत अहले हदीस, जमात-ए-इस्लामी हिंद, खानकाह मुजीबिया और खानकाह रहमानी शामिल हैं। इन संगठनों ने नीतीश कुमार को साफ शब्दों में कहा है कि आपने धर्मनिरपेक्ष शासन और अल्पसंख्यकों के अधिकार की सुरक्षा के वादे पर सत्ता हासिल की थी, लेकिन भाजपा के साथ आपका गठबंधन और अतार्किक व असंवैधानिक वक्फ संशोधन बिल को आपका समर्थन आपके उन्हीं वादों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। जेडीयू को अनुमान नहीं होगा कि बीजेपी को साथ देने की ऐसी कीमत भी नीतीश कुमार को चुकानी पड़ेगी। मुस्लिम संगठनों के इस फैसले से अब सियासी हलचल तेज हो गई है। बिहार के जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि मुस्लिम लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार से बड़ा उनका हितैषी कोई नहीं है। मुस्लिम समाज के लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना नेता मानते हैं और बिहार की जनता तथा मुस्लिम समाज के लोग भी जानते हैं कि उनका हितैषी कौन है। वहीं आरजेडी नेता और बक्सर से सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि मैं मुस्लिम संगठनों को बधाई देता हूं, जिन्होंने 20 साल में पहली बार सही फैसला लिया है। अगर नीतीश कुमार के किसी भी कार्यक्रम का बायकॉट शुरू से किया होता तो किसी का मन नहीं बढ़ा होता। एक तरफ नीतीश कुमार की इफ्तार दावत के बहिष्कार पर चर्चा तेज है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने एनडीए के सहयोगी दलों के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी न्योता भेजा, तो उस पर भी कयास लगाए गए कि क्या नीतीश कुमार आरजेडी से बिगड़ी दोस्ती को सुधारना चाहते हैं। हालांकि आरजेडी अब जिस तरह नीतीश कुमार पर हमले बोल रही है, उसके बाद अब किसी फेरबदल की गुंजाइश कम ही है।
डीवी लाइव रेडियो के लिए मैं अंशिता। खबर सुना रही थी अंशिता। अब चलते हैं बेंगलुरु, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 3 दिवसीय बैठक का आखिरी दिन था। इस आखिरी दिन में संघ ने औरंगजेब विवाद और वक्फ बोर्ड संशोधन पर अपनी राय स्पष्ट की। साथ ही यह भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उसके रिश्ते इस समय कैसे हैं। पूरी रिपोर्ट के साथ हैं आंचल। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में शुक्रवार से शुरू हुई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 3 दिवसीय बैठक का आज आखिरी दिन था। बैठक के आखिरी दिन संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले ने भाजपा और आरएसएस के रिश्तों को लेकर अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी देश का एक अभिन्न हिस्सा है और अगर वो किसी भूमिका में है तो वो हर सरकार के लिए अभिभावक के रूप में है। उन्होंने कहा कि अगर कोई सरकार का हिस्सा नहीं बनता तो ये अलग बात है, लेकिन फिलहाल आरएसएस और सरकार के बीच कोई संकट नहीं है और सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा है। वहीं होसबले ने औरंगजेब मामले पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने दिल्ली के औरंगजेब रोड को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि इसे अब्दुल कलाम रोड में बदला गया है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि भारत में औरंगजेब के भाई दारा शिकोह को कभी भी एक आइकॉन के रूप में क्यों नहीं माना गया, जबकि औरंगजेब को इस कैटेगरी में रखा गया है। होसबले के मुताबिक ये उल्टा होना चाहिए था। दिल्ली में औरंगजेब मार्ग था, भारत में क्या हो गया है, औरंगजेब के भाई दारा शिकोह को आइकॉन नहीं बनाया। जिन लोगों ने गंगा जमुनी संस्कृति वगैरह कहते हैं, उन्होंने कभी दारा शिकोह को सामने लाने का प्रयत्न किया नहीं। तो इसलिए मुद्दा यह है, भारत में क्या भारत के यहाँ के इथोस के विरुद्ध चले हुए व्यक्ति को उनके नाम से आइकॉन बनाकर चलना है, या भारत के यहाँ के मिट्टी, यहाँ के संस्कृति, यहाँ की परंपरा के साथ जो लोग रहे हैं उनको आइकॉन बनाना है। इसके अलावा वक्फ संशोधन विधेयक पर चल रहे विवाद के बीच अब संघ ने भी इस पर अपनी राय दी है। होसबले ने कहा कि ये सिर्फ आरएसएस का ही मुद्दा नहीं है, बल्कि समाज के कई लोग भी वक्फ की जमीनों के मामले में आवाज उठा रहे हैं। इसके हल के लिए सरकार ने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी का गठन किया है और उसके फैसले का इंतजार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संघ समाज से बाहर नहीं है, बल्कि वो समाज का एक अभिन्न हिस्सा है। आपको बता दें कि संघ के फैसले लेने वाली शीर्ष संस्था अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की ये अहम बैठक राजनीतिक तौर पर काफी असर डालने वाली मानी जा रही है, क्योंकि ये संघ का शताब्दी वर्ष है जिसे धूमधाम से मनाने की तैयारी की जा रही है। वहीं देश में इस समय भाषा विवाद, परिसीमन मामला, वक्फ संशोधन, जाति जनगणना समेत कई मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष बीजेपी को घेर चुका है। ऐसे में संघ का साथ और समर्थन बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आंचल। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुनते हैं देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें और खबरों के बीच की खबरें यानी विश्लेषण भी। खबरों और विश्लेषण के अलावा यहाँ होती है साहित्य, कला, संस्कृति और विज्ञान से लेकर आर्थिक और खेल जगत की भी चर्चा। दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आवासीय बंगले में भारी मात्रा में अधजले नोटों के मिलने के सनसनीखेज मामले के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए एक समिति गठित की है। 14 मार्च को जस्टिस यशवंत वर्मा के आवासीय बंगले में आग लगी थी, जिसे बुझाने के दौरान ही नकदी मिलने की बात सामने आई थी। इस मामले को राज्यसभा में भी उठाया गया था। अब न्यायिक गलियारों में इस मुद्दे पर चर्चा तेज है। पूरी खबर के साथ हैं अंशिता। दिल्ली हाई कोर्ट के जज न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आवासीय बंगले में 14 मार्च को आग लगने के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ था। उनके घर से भारी मात्रा में अधजले नोट बरामद हुए थे। इस घटना ने न्यायिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया था। वहीं अब अधजले नोटों का वीडियो भी सामने आया है। इस घटना में अब सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार देर रात जस्टिस यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास पर कथित रूप से भारी मात्रा में नकदी पाए जाने के मामले की पूरी आंतरिक जांच रिपोर्ट, घटना से जुड़ी तस्वीरों और वीडियो के साथ अपनी वेबसाइट पर अपलोड की है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय को एक प्रारंभिक पूछताछ करने को कहा था। अपनी रिपोर्ट में चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने सीजेआई संजीव खन्ना को कहा है कि इस मामले में एक गहरी जांच की जरूरत है। जस्टिस उपाध्याय ने अपनी रिपोर्ट में पुलिस कमिश्नर द्वारा भेजी गई कुछ रिपोर्टों को भी शामिल किया है, जिसमें ये कहा गया है कि स्टोर रूम में 4 से 5 अधजली बोरियों में कैश मिला है। जस्टिस उपाध्याय ने लिखा है कि उनकी जांच के मुताबिक इस स्टोर रूम में केवल घर में रहने वाले लोगों, नौकरों और मालियों का आना जाना था, इसलिए इस मामले में और जांच की जरूरत है।
वहीं जस्टिस यशवंत वर्मा ने दावा किया है कि स्टोर रूम में उन्होंने या उनके परिवार वालों ने कभी कैश नहीं रखा और उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। सीजेआई संजीव खन्ना और चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने जस्टिस यशवंत वर्मा से 3 सवाल पूछे। स्टोर रूम में पैसे कैसे आए थे, उस धन का स्रोत क्या था और किस प्रक्रिया से इन पैसों को 15 मार्च की सुबह हटाया गया। अपने बचाव में जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा है कि जब आग लगी तब वो मध्य प्रदेश में थे और वे वापस दिल्ली 15 मार्च की शाम को पहुंचे। आग लगने के समय उनकी बेटी और स्टाफ घर पर मौजूद थे, लेकिन आग बुझाने के बाद उन्होंने स्टोर रूम में कैश को नहीं देखा। उन्हें पहली बार जले हुए कैश के बारे में तब पता चला था जब दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने उन्हें वीडियो दिखाया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने या उनके परिवार वालों ने आज तक उस स्टोर रूम में कैश नहीं रखा और जिस कैश का जिक्र किया जा रहा है वो उनका नहीं है। अब मामला भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना द्वारा गठित कमेटी को सौंपा गया है। साथ ही पुलिस से जस्टिस यशवंत वर्मा के पिछले 6 महीने के कॉल रिकॉर्ड भी मांगे गए हैं और जस्टिस यशवंत वर्मा को अपने फोन से कोई भी डेटा हटाने से भी मना किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की गठित कमेटी में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस GS सांधावालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अनु शिवरामन शामिल हैं। वहीं इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी की मांग है कि इस जांच को CBI या ED जैसी संस्थाओं को सौंपना चाहिए, क्योंकि सवाल न्यायपालिका की साख का है। This explanation was given, but Honorable Chief Justice of Delhi High Court, in the last paragraph of report, what he has stated, he says the probe is required. उधर बीजेपी नेता और पेशे से वकील उज्जवल निकम ने जस्टिस वर्मा को सलाह दी है कि आम आदमी का विश्वास बना रहे। इसके लिए जस्टिस यशवंत वर्मा को खुद इस्तीफा देना चाहिए। ये एक अच्छा उदाहरण पेश कर सकता है। DV लाइव रेडियो के लिए मैं अंशिता। आप सुन रहे हैं DV लाइव रेडियो, आपकी आवाज। और अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिकी नीतियों में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, जिसका असर अब वैश्विक समीकरणों पर भी पड़ रहा है। ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट के नारे को बुलंद करते हुए जो टैरिफ वॉर शुरू किया है, उसके कारण अब एशिया में अमेरिका की बड़ी कूटनीतिक हार होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ट्रंप के खिलाफ मजबूती से खड़े होने का फैसला चीन, जापान और दक्षिण कोरिया ने किया है। पूरी खबर के साथ हैं आंचल। डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों ने पूरी दुनिया में नई हलचल मचा दी है। अमेरिका का मुकाबला करने के लिए अब वैश्विक स्तर पर नए समीकरण बनने लगे हैं। एक तरफ यूरोपीय यूनियन अब अपनी सुरक्षा के लिए खुद को मजबूत बनाने पर जोर दे रहा है, तो वहीं एशिया में भी अमेरिका को चुनौती देने की तैयारी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में चीन, जापान और दक्षिण कोरिया एक साथ आने को तैयार दिख रही हैं। टोक्यो में चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रियों ने मुलाकात की है, जिसके बाद 3 देशों के एक शिखर सम्मेलन के आयोजन पर सहमति बन गई है। दरअसल अमेरिका ने एशिया के इन तीनों देशों के खिलाफ टैरिफ वॉर छिड़ा हुआ है। ऐसे में चीन के साथ जापान और दक्षिण कोरिया की इस दोस्ती को अमेरिका के लिए टेंशन की बात माना जा रहा है। ऐतिहासिक रूप से जापान और दक्षिण कोरिया के चीन के साथ संबंध अच्छे नहीं है। इसके बावजूद इस समय जो परिस्थितियां बन गई हैं, उसमें तीनों ही देशों को एक साथ आना पड़ रहा है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दशकों पुराने गठबंधनों को खत्म कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इससे चीन को वॉशिंगटन के साथ जुड़े देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने का अवसर मिल गया है। अगर ऐसा होता है तो ये एशिया में अमेरिका के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका होगा। इसे चीन के खिलाफ अमेरिका की सबसे बड़ी कूटनीतिक हार भी माना जाएगा और ट्रंप प्रशासन को इसका परिणाम भी भुगतना होगा। इसके संकेत भी मिलने लगे हैं। टोक्यो में जापान के विदेश मंत्री ताकेशी इवाया ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी और दक्षिण कोरियाई विदेश मंत्री चो ताई-युल के साथ बैठक की शुरुआत में कहा, बढ़ती गंभीर अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए मेरा मानना है कि हम वास्तव में इतिहास के महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं। बैठक के बाद एक संयुक्त घोषणा जारी करते हुए इवाया ने कहा कि तीनों ने जापान में एक त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन की तैयारी में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। इवाया अपने चीनी और दक्षिण कोरियाई समकक्षों के साथ अलग अलग बैठक भी करेंगे, जिसमें 6 सालों में बीजिंग के साथ पहली उच्च स्तरीय आर्थिक वार्ता भी शामिल है। इवाया ने कहा कि उस बैठक में 2023 में नष्ट हो चुके फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से अपशिष्ट जल निकलने के बाद चीन द्वारा जापानी समुद्री खाद्य आयात पर लगाए गए प्रतिबंध पर चर्चा भी शामिल होगी। इस बैठक में चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया की संयुक्त जनसंख्या लगभग 1.6 बिलियन है और इनका आर्थिक उत्पादन $24 ट्रिलियन से अधिक है।
हमारे विशाल बाजारों और महान संभावनाओं के साथ हम महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। चीन अपने पड़ोसियों के साथ मुक्त व्यापार वार्ता फिर से शुरू करना चाहता है और 15 देशों की क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी की सदस्यता का विस्तार करना चाहता है। आपको बता दें कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में चीन दूसरे और जापान तीसरे नंबर पर है। अगर बात एशिया की 4 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की करें तो पहले चीन, दूसरे पर जापान और चौथे पर दक्षिण कोरिया का नंबर आता है। यानी अमेरिका की नीति के चलते पूरा यूरोप तो उससे दूर जा ही रहा है। एशिया में भी उसके खिलाफ मजबूत गठबंधन बनने के आसार दिखाई दे रहे हैं। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आंचल। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। और अब खेल की खबरों के साथ हैं यश त्रिवेदी। आईपीएल का आगाज हो चुका है। पहला मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला गया, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस मुकाबले में विराट कोहली 59 रन बनाकर नॉट आउट रहे। वो अपनी टीम को जीत दिलाकर ही वापस लौटे। कोहली ने अपनी पारी के दौरान एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। कोहली ने पारी के 11वें ओवर की पहली गेंद पर जैसे ही सिंगल लिया, वैसे ही उन्होंने टूर्नामेंट के इतिहास में वो कारनामा कर दिखाया जो आईपीएल के पिछले करीब 17 साल के इतिहास में कोई भी बल्लेबाज नहीं कर सका। इस सिंगल्स के साथ ही कोहली ने केकेआर के खिलाफ 1000 रन पूरे कर लिए। वैसे कोहली से पहले नाइट राइडर्स के खिलाफ रोहित शर्मा और डेविड वार्नर भी 1000 रन बना चुके हैं, लेकिन कोहली के मामले में ये रिकॉर्ड कुछ और ही है। दरअसल ये चौथी टीम है जिसके खिलाफ विराट कोहली ने 1000 रन पूरे किए हैं और वो ऐसा करने वाले आईपीएल इतिहास के इकलौते बल्लेबाज बन गए हैं। कोलकाता के अलावा कोहली चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब सुपर किंग्स के खिलाफ भी 1000 रन बना चुके हैं और वो दिन भी ज्यादा दूर नहीं है जब इस ग्रुप में 5वीं टीम का भी नाम शामिल होगा। विराट कोहली अगर मुंबई इंडियंस के खिलाफ इस आईपीएल में 145 रन बना लेते हैं तो वो मुंबई के खिलाफ भी 1000 रन पूरे कर लेंगे। कोहली ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 33 मैचों में 855 रन बनाए हैं, जबकि राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 31 मैचों में 764 रन और सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ कोहली ने 23 मैचों में 762 रन बनाए हैं। वैसे विराट कोहली आईपीएल में अधिकांश मौकों पर अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते रहे हैं, लेकिन उनकी टीम अभी तक आईपीएल की ट्रॉफी नहीं जीत पाई है। यश त्रिवेदी, डीबी लाइव रेडियो। अब वक्त हो चला है आज की खास रिपोर्ट का, जो इतिहास के एक अहम अध्याय से है। आज 23 मार्च है, यानी शहीद दिवस। आमतौर पर हम आज के दिन भगत सिंह और उनके साथियों को याद करते हैं। भगत सिंह पर तो चर्चा लगातार होती है, लेकिन उनके साथ फांसी पर चढ़े क्रांतिकारियों राजगुरु और सुखदेव के बारे में कम लोगों को पता है। इन 2 नायकों की चर्चा कर रहे हैं हमारे साथी अतुल सिन्हा। 23 मार्च यानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का शहादत दिवस। भगत सिंह के बारे में आपने खूब पढ़ा, सुना और देखा होगा। उन पर कई फिल्में बनी और उनकी विचारधारा और दर्शन को वामपंथ की एक विरासत के तौर पर हमेशा याद किया जाता है। लेकिन क्या आप राजगुरु और सुखदेव के बारे में जानते हैं? भगत सिंह 1907 में पैदा हुए तो राजगुरु पुणे में 24 अगस्त 1908 में पैदा हुए। जब फांसी दी गई तो वे महज 22 साल के थे। उनका पूरा नाम था शिवराम हरि राजगुरु। बचपन से ही राजगुरु क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हो गए थे। शुरुआती पढ़ाई उन्होंने पुणे में की, बाद में बनारस आ गए और वहीं आगे की पढ़ाई की। पढ़ाई के दौरान उनका संपर्क क्रांतिकारियों से हुआ और चंद्रशेखर आज़ाद से वे खासे प्रभावित हुए। वह साल था 1924। वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के साथ जुड़ गए जो चंद्रशेखर आज़ाद चलाते थे। तमाम क्रांतिकारी गतिविधियों में उनके साथ वो सक्रिय रहे। दूसरी तरफ पंजाब में सुखदेव और भगत सिंह, जो कि पुराने दोस्त थे, एक साथ लाहौर में पढ़ा करते थे। इन लोगों ने मिलकर नौजवान भारत सभा बनाया था और उस दौरान वो क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे। बाद में भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के साथ जोड़ लिया। बात अगर सुखदेव की करें तो सुखदेव 15 मई 1907 में लुधियाना में पैदा हुए थे और उनका पूरा नाम था सुखदेव ढींगड़ा। लाहौर में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात भगत सिंह से हुई थी और फिर दोनों में गहरी दोस्ती हुई। खासकर जालियांवाला बाग कांड जो हुआ 1919 में, उस दौरान भगत सिंह और सुखदेव अंदर तक हिल गए और इस पूरी घटना ने उन्हें बेहद प्रभावित किया। लाहौर से पैदल चलकर वे जालियांवाला बाग आए
वहाँ की हालत देखी और फिर उनके भीतर जो अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा था वो जाग उठा। दोनों की ही उम्र तकरीबन 12 साल थी, लेकिन देश के हालात उन्हें बेहद अंदर तक प्रभावित करते थे। कांग्रेस और खासकर गांधी जी का जो आंदोलन था वो उन्हें बेहद प्रभावित करता था और उस उम्र में ही दोनों दोस्त इस आंदोलन से जुड़ गए। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हालांकि बाद में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया और चौरी चौरा कांड के दौरान किसानों का समर्थन नहीं किया, ऐसे में भगत सिंह का उनसे मोहभंग हो गया। तभी उन्होंने नौजवान भारत सभा भी बनाई थी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 17 नवंबर 1928 को लाहौर में ही लाला लाजपत राय की अंग्रेजों ने हत्या कर दी। राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव ने इस हत्या का बदला लेने की योजना बनानी शुरू कर दी। राजगुरु ने 19 दिसंबर 1928 को भगत सिंह के साथ मिलकर लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक अंग्रेज अधिकारी जेपी सैंडर्स को गोली मारी। 28 सितंबर 1929 को उनके साथी सुखदेव की गिरफ्तारी के बाद उसी दिन राजगुरु ने एक अंग्रेज गवर्नर को भी मारने की कोशिश की, जिसके अगले ही दिन पुणे में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले 8 सितंबर 1929 को ही भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर दिल्ली असेंबली में बम और पर्चे फेंके थे और सरेंडर कर दिया था। इस तरह तीनों ही साथी एक ही साथ लाहौर जेल पहुंच गए। करीब 1.5 साल तक उन पर मुकदमा चला और 23 मार्च 1931 को तीनों को फांसी दे दी गई। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं अतुल सिन्हा। अतुल सिन्हा की ये खास रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें जरूर बताइएगा। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए डीबी लाइव रेडियो के साथ। हर रोज सुनिए दिन भर की खबरों और विश्लेषण का हमारा ये प्रोग्राम खबरें आज की। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।